विदेशों से पैसा आना अक्सर कस्टम क्लियरेंस में फंसे किसी पार्सल के इंतजार जैसा लगता है। बिल्कुल। और वो भी ऐसा पार्सल जिसका कोई ट्रैकिंग नंबर काम नहीं कर रहा हो। हाँ, एकदम सही कहा आपने। मतलब किसी को नहीं पता होता कि वो पार्सल किस डेस्क पर अटका है, उसकी जांच असल में कौन कर रहा है और वो दरवाजे पर कब पहुंचेगा। और कई बार तो लोगों को ये डर भी रहता है कि कहीं पार्सल वापस तो नहीं चला गया। राइट। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी थका देने वाली प्रक्रिया के लिए एक वीआईपी एक्सप्रेस लेन बन जाए। ये तो बहुत ही कमाल की बात होगी। तो इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज का विषय उन लाखों फ्रीलांसरों, छोटे कारोबारियों और उन परिवारों को गहराई से प्रभावित करने वाला है जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों पर निर्भर हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड पेमेंट्स यानी विदेशों से भारत आने वाले पैसे, इसकी प्रक्रिया को पूरी तरह से बदलने के लिए कुछ बहुत अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। और हमारे पास इन्हीं आधिकारिक दिशा निर्देशों के अंश हैं जिनमें नई प्रक्रियाओं और समय सीमाओं का पूरा विवरण दिया गया है। तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम इस बैंकिंग की जटिल दुनिया को थोड़ा डिकोड करें। वो जो भारी भरकम शब्द है ना, जैसे एसटीपी और नोस्ट्रो खाते, उनको आसान भाषा में समझेंगे। सही बात है, क्योंकि ये नियम जमीनी स्तर पर आम लोगों के लिए बहुत कुछ बदलने वाले हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं ये सोच रही थी कि जब घरेलू स्तर पर हम यूपीआई से सेकंडों में पैसे भेज लेते हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम इतना धीमा क्यों था? देखिए, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि आरबीआई सिर्फ पैसे को तेज भेजने की बात नहीं कर रहा है, वो पूरी भारतीय बैंकिंग प्रणाली के उस पुराने और धीमे ढांचे को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा है जो दशकों से चला आ रहा है। मतलब हम अभी भी बैलगाड़ी की गति से चल रहे थे अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में। बिल्कुल, ये उसी विसंगति को दूर करने का एक ढांचागत प्रयास है। वही तो, मतलब यूपीआई की आदत पड़ने के बाद किसी भी इंसान को यही लगता है कि बस कंप्यूटर से एक बटन दबाया और पैसा तुरंत पहुंच जाना चाहिए। हाँ, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा होता नहीं था। तो जब हम कहते हैं कि पुराना सिस्टम बहुत धीमा था, तो उसके पीछे की असली वजह क्या थी? क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक हम समस्या को नहीं समझेंगे, समाधान की अहमियत समझ नहीं आएगी। मैं बताता हूँ। पुराने ढांचे में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो पूरी तरह से मानवीय हस्तक्षेप पर निर्भर था, मतलब इंसानों पर। अच्छा, सारा काम मैनुअल होता था? हाँ, जब भी कोई विदेशी फंड भारत आता था, तो वो कोई स्वचालित मैसेज नहीं होता था जो सीधे आपके खाते में चला जाए। तो फिर क्या होता था? बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग यानी फॉरेक्स डेस्क पर बैठा एक अधिकारी असल में उस ट्रांजैक्शन को सिस्टम में खोलकर देखता था। बाप रे, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन को कोई इंसान देख रहा है? बिल्कुल, वो चेक करता था कि पैसा किसने भेजा है, किसे भेजा है, और सबसे जरूरी बात, पर्पस कोड क्या है। पर्पस कोड मतलब पैसा किस काम के लिए भेजा गया है। राइट। इसके बाद वो अधिकारी इनवॉइस या दूसरे कागजातों का मिलान करता था। अगर उसे कोई भी शंका होती तो वो ग्राहक को फोन करता या ईमेल करता। और इसमें तो बहुत समय लगता होगा। बहुत ज्यादा। इस पूरी प्रक्रिया में एक फाइल कई मेजों से होकर गुजरती थी। इसी मैनुअल काम की वजह से पैसा खाते में पहुंचने में कई बार 48 से 72 घंटे लग जाते थे। या उससे भी ज्यादा अगर बीच में वीकेंड आ जाए तो? बिल्कुल सही। मतलब हर एक अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए एक इंसान की जरूरत थी जो हर चीज अपनी आंखों से वेरीफाई करे। आज के करोड़ों ट्रांजैक्शन को देखते हुए ये तो पूरी तरह से अव्यवहारिक लगता है ना? और इसीलिए दिशा निर्देशों में एक नया तरीका लाया गया है। हाँ, यहीं पर हमारे स्रोतों में एक टर्म का जिक्र आता है, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, या जिसे एसटीपी कहा गया है। जितना मैं इस तकनीक को समझ पा रहा हूँ, ये हाईवे के टोल प्लाजा पर कैश लाइन की जगह फास्टैग सिस्टम के इस्तेमाल जैसा है। अरे वाह, ये फास्टैग वाली उपमा बहुत ही सटीक है ना? मतलब पहले आप रुकते थे, कैश देते थे, रसीद कटती थी। अब फास्टैग के साथ गाड़ी बिना रुके निकल जाती है, सेंसर टैग को पढ़ता है और सिस्टम बैकएंड पर पैसे काट लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। एसटीपी असल में इस पूरे मानवीय कदम को, यानी उस फॉरेक्स अधिकारी को, सिस्टम से हटा देता है। तो अब एसटीपी में बिना किसी मानवीय क्लर्क के फॉर्म चेक किए पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच जाएगा। राइट। इसमें कंप्यूटर सिस्टम और एल्गोरिदम खुद ब खुद काम करते हैं। जैसे ही कोई विदेशी भुगतान का संदेश आता है, जिसे अक्सर स्विफ्ट मैसेज कहते हैं, एसटीपी उसे तुरंत पढ़ लेता है। मतलब मशीन खुद ही सब चेक कर लेती है। हाँ, वो प्रेषक का नाम, प्राप्तकर्ता का खाता नंबर, पैसे की मात्रा और पर्पस कोड
सब कुछ 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में प्रोसेस कर लेता है। ओहो, ये तो बहुत तेज है। और अगर सभी पैरामीटर सही बैठते हैं तो वो सीधा फास्टैग की तरह गेट खोल देता है और पैसा खाते में जमा हो जाता है। लेकिन यहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण की बात कर रहे हैं। यहाँ लाखों और करोड़ों रुपए सीमा पार कर रहे हैं। ये तो है। तो अगर सब कुछ इतना ऑटोमेटेड हो जाएगा, सिस्टम खुद ही फैसले लेने लगेगा, तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं होगा? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के नियम तो बेहद कड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला कारोबार या आतंकवाद के वित्त पोषण का इतना बड़ा जोखिम होता है। क्या एक सॉफ्टवेयर इतनी बारीक गड़बड़ियों को पकड़ सकता है जितने एक अनुभवी बैंक अधिकारी पकड़ सकता है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। मतलब मशीन तो आखिर मशीन है, वो कुछ तय कोडिंग देखेगी और पैसा पास कर देगी। क्या ये एक बहुत बड़े खतरे को खुला निमंत्रण नहीं है? ये एक बेहद गंभीर शंका है, और जब भी सिस्टम में मशीन को इंसान की जगह दी जाती है तो ये डर हमेशा रहता है। लेकिन आरबीआई ने आंख बंद करके बैंकों को ये तकनीक लागू करने की छूट नहीं दी है। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या शर्तें रखी हैं? यहीं पर दिशा निर्देशों की एक बेहद महत्वपूर्ण शर्त सामने आती है, जिसे रिस्क बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन या रिस्क बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन कहा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आरबीआई स्पष्ट रूप से कहता है कि एसटीपी एक वन साइज फिट्स ऑल समाधान नहीं है। कोई भी बैंक हर एक ट्रांजैक्शन पर आंख मूंदकर ऑटोमेशन लागू नहीं कर सकता। तो फिर ये तय कैसे होगा कि कौन सा लेन देन ऑटोमेटेड फास्टैग लेन से जाएगा और कौन सा पुराने तरीके से चेक होगा? देखिए, इसके लिए बैंकों को अपने स्वयं के बेहद मजबूत और गतिशील जोखिम मूल्यांकन मॉडल बनाने होंगे। रिस्क असेसमेंट मॉडल्स। हाँ, और ये मॉडल ऐतिहासिक डेटा, मशीन लर्निंग और केवाईसी नियमों पर आधारित होंगे। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ प्लीज। मान लीजिए एक आईटी पेशेवर है जो भारत में रहकर अमेरिका की किसी जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करता है। ठीक है। उसे हर महीने की 5 तारीख को एक तय वेतन या इनवॉइस का पैसा मिलता है। बैंक का सिस्टम इस व्यक्ति की प्रोफाइल, उसके पिछले लेन देन के इतिहास और भेजने वाली कंपनी की साख को तुरंत पहचान लेगा। ये पूरी तरह से एक कम जोखिम वाला लेन देन है। तो एसटीपी इसे तुरंत पास कर देगा, फास्टैग की तरह। बिल्कुल। लेकिन अब एक दूसरी स्थिति की कल्पना करें। उसी आईटी पेशेवर के खाते में अचानक से किसी ऐसे अनाम देश से एक बहुत बड़ी रकम आती है जहां मनी लॉन्ड्रिंग के मामले ज्यादा हैं। अरे, ये तो संदेहास्पद है। या फिर कोई ऐसा खाता जो सालों से निष्क्रिय था और उसमें अचानक विदेशी मुद्रा आने लगे। तो मशीन उस असामान्य पैटर्न को पकड़ लेगी। 100%। बैंक का एल्गोरिथम तुरंत उस ट्रांजैक्शन पर रेड फ्लैग लगा देगा। यहां ऑटोमेशन रुक जाएगा। अच्छा, तो वो पैसा खाते में नहीं जाएगा? नहीं, एसटीपी उस पैसे को पास नहीं करेगा, बल्कि उसे एक अलग कतार में डाल देगा जहां एक मानवीय अधिकारी यानी बैंक का कर्मचारी उस ट्रांजैक्शन की बारीकी से जांच करेगा। समझ गई। तो ये समझना जरूरी है कि ये अंधाधुंध गति नहीं है। एकदम सही। ये गति और सुरक्षा का एक बहुत ही सधा हुआ संतुलन है। रोजमर्रा के सुरक्षित लेन देन को तेज किया जा रहा है ताकि बैंक अधिकारी अपना सारा ध्यान उन संदिग्ध मामलों पर लगा सकें जिन्हें असल में जांच की जरूरत है। ये स्पष्टीकरण बहुत मददगार है। मतलब बैंक के एल्गोरिदम को इतना समझदार होना होगा कि वो तय कर सके कि किसे ग्रीन सिग्नल देना है और किसे नहीं। बिल्कुल। चलिए मान लेते हैं कि मशीन ने अपना रिस्क चेक कर लिया और ग्रीन सिग्नल दे दिया। लेकिन पैसा आखिर कैसे काम करता है? मतलब ये हवा में यात्रा तो नहीं कर रहा ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ सिस्टम की अंदरूनी तकनीक को समझना चाहती हूँ, क्योंकि इस स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प और भारी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, नोस्ट्रो खाते। जी, नोस्ट्रो अकाउंट्स। और समय सीमा को लेकर दिशा निर्देश तो हैरान करने वाले हैं। इसमें लिखा है कि यदि भुगतान विदेशी मुद्रा बाजार के घंटों के दौरान प्राप्त होता है तो सेम डे यानी उसी दिन खाते में पैसा जमा होना चाहिए। राइट। और अगर बाजार बंद होने के बाद आता है तो अगले कार्य दिवस पर। मुझे ये नोस्ट्रो खाते का कॉन्सेप्ट थोड़ा उलझावा लग रहा है। मैं इसे आसान कर देती हूँ। क्या हम नोस्ट्रो खाते को एक भारतीय बैंक के विदेशी डिजिटल वॉलेट की तरह समझ सकते हैं, जहां पैसा विदेश से उड़कर सबसे पहले लैंड करता है? ये विदेशी डिजिटल वॉलेट वाली उपमा मुझे बहुत पसंद आई। ये इसे आम भाषा में समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अच्छा, तो ये असल में काम कैसे करते हैं? देखिए, असल में नोस्ट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है हमारा। हमारा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में कोई भी भारतीय बैंक सीधे तौर पर अमेरिका या यूरोप के सिस्टम में जाकर रुपए को डॉलर में नहीं बदल सकता। तो फिर क्या होता है? इसके लिए भारतीय बैंक, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो अमेरिका के किसी स्थानीय बैंक में
डॉलर में लेन देन करने के लिए अपना एक खाता खोलता है। अच्छा। और एसबीआई के लिए वो खाता उसका नॉस्ट्रो खाता है। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ आपके पास रखा हमारा पैसा। ओहो, तो जब अमेरिका से कोई व्यक्ति भारत में किसी को पैसे भेजता है तो असल में भौतिक रूप से डॉलर उड़कर भारत नहीं आते। बिल्कुल नहीं, वे डॉलर अमेरिका में ही उस भारतीय बैंक के नॉस्ट्रो खाते में जमा हो जाते हैं। और उसी वक्त यहाँ भारत में वो बैंक उस डॉलर की कीमत के बराबर रुपए प्राप्तकर्ता के खाते में डाल देता है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब पैसे ने असल में कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार ही नहीं की। बिल्कुल। केवल वित्तीय जानकारी और एक दूसरे को दिए गए निर्देश सीमा पार कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़ें तो यहीं पर इस नए नियम का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी प्रभाव देखने को मिलेगा। वो कैसे? दिशा निर्देशों में सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि बैंकों को अब इन नॉस्ट्रो खातों का मिलान, जिसे बैंकिंग की भाषा में रिकंसिलिएशन कहते हैं, वो अधिकतम 1 घंटे के भीतर करना होगा। 1 घंटे के भीतर? ये सुनने में तो बहुत तेज लगता है, लेकिन पहले इस प्रक्रिया में कितना समय लगता था? पहले ये काम एंड ऑफ डे यानी दिन के अंत में होता था। दिन के अंत में? क्यों? इसके पीछे तकनीक की एक बहुत बड़ी सीमा थी। 90 के दशक या उसके बाद के शुरुआती सालों में बैंकों के लेगेसी सिस्टम इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो तुरंत डेटा प्रोसेस कर सकें। हाँ। वो दुनिया भर से आ रहे हजारों ट्रांजैक्शंस को रियल टाइम में अपडेट नहीं कर सकते थे। अगर वो ऐसा करते तो उनके सर्वर ओवरलोड होकर क्रैश हो सकते थे। बाप रे। इसलिए बैंक दिन भर आंख बंद करके सिर्फ ट्रांजैक्शंस जमा होने देते थे। इसे बैच प्रोसेसिंग कहा जाता था। अच्छा, तो सारा काम एक साथ बैच में होता था? हाँ, और शाम को जब ग्राहकों का काम खत्म हो जाता था तब बैंक बैठकर अपना वो विदेशी डिजिटल वॉलेट खोलते थे और हिसाब में लाते थे कि आज अमेरिका वाले खाते में कितने डॉलर आए और यहाँ भारत में हमें कितने रुपए बांटने हैं। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया की वजह से ही पैसा आपके खाते तक पहुंचने में अकारण ही 24 से 48 घंटे का समय लेता था, क्योंकि सिस्टम अगले दिन के हिसाब का इंतजार कर रहा होता था। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई दुकानदार दिन भर गल्ले में पैसे डालता रहे और रात को शटर गिराने के बाद हिसाब करे कि आज कितनी कमाई हुई। एकदम सटीक उदाहरण है। अब समझ आता है कि देरी असल में कहाँ हो रही थी। लेकिन अब आरबीआई कह रहा है कि आप दिन के अंत का इंतजार नहीं कर सकते। हाँ, अब नहीं चलेगा। आपको हर घंटे या लगभग रियल टाइम में अपने विदेशी वॉलेट का हिसाब मिलाना होगा। ये तो बैंकिंग के बैकएंड पर एक बहुत बड़ा भूकंप लाने जैसा है ना? हाँ। बैंकों को अपनी पूरी आईटी क्षमता, सर्वर आर्किटेक्चर और क्लाउड कंप्यूटिंग को कई गुना बढ़ाना पड़ेगा ताकि सिस्टम लगातार बिना क्रैश हुए हिसाब कर सके। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव है जिसके लिए भारी निवेश की जरूरत है। लेकिन इसी की बदौलत वो सेम डे या उसी दिन पैसा जमा करने का लक्ष्य हासिल हो पाएगा। अगर विदेशी मुद्रा बाजार खुला है और पैसा नॉस्ट्रो खाते में आ गया है तो बैंक का सिस्टम हर घंटे रिकंसिल करेगा, और क्योंकि एसटीपी भी काम कर रहा है तो पैसा तुरंत रुपए में बदलकर ग्राहक के खाते में उसी दिन दिख जाएगा। बैकएंड की यह तकनीकी छलांग सच में बहुत प्रभावशाली है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुककर उस इंसान के बारे में सोचना चाहती हूँ जो अपने पैसे का इंतजार कर रहा है। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। सिस्टम के पीछे क्या हो रहा है इससे आम ग्राहक को कोई खास मतलब नहीं होता जब तक कि उसका अपना अनुभव न बदले। सही बात है। तो दिशा निर्देशों में इस अनुभव को सुधारने के लिए डिजिटल इंटरफेस और तत्काल अलर्ट का जिक्र किया गया है। जी बिल्कुल। कहा गया है कि बैंकों को ग्राहकों के लिए ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने होंगे जहां वे दस्तावेज जमा कर सके। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। क्यों? आज के समय में लगभग हर बैंक की अपनी एक मोबाइल ऐप है या वेबसाइट है, तो इसमें नया क्या है? हमेशा से विदेशी लेन देन में सबसे बड़ा सिरदर्द वो कागजात, इनवॉइस और फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म रहे हैं जिन्हें भरने के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ता है। क्या सिर्फ एक ऐप पर एक नया टैब बना देने से ग्राहकों की वो गहरी चिंता खत्म हो जाएगी कि मेरा पैसा कहाँ अटका हुआ है? आपकी ये असहमति बिल्कुल तार्किक है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। हाँ, मतलब सिर्फ एक और पोर्टल बना देना तो अंतिम समाधान नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता, लेकिन हमें इसके पीछे की मंशा और पहले के अनुभवों को देखना होगा। पहले क्या होता था, जब बैंक को कोई विदेशी रेमिटेंस मिलता था तो सबसे पहले वे ग्राहक से संपर्क करने की कोशिश करते थे। हाँ, वो ईमेल भेजते थे जो अक्सर स्पैम में चला जाता था, या कोई अधिकारी फोन करता था जो शायद आप मीटिंग में होने की वजह से उठा ना पाए। बिल्कुल। और जब संपर्क होता था तब ग्राहक को अपनी ब्रांच जाना पड़ता था,
लाइन में लगकर भौतिक रूप से इनवॉइस और फॉर्म जमा करने पड़ते थे, जो कि बहुत ही उबाऊ काम है। नया डिजिटल इंटरफेस इस पूरी प्रक्रिया को आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन तक ले आएगा। आप घर बैठे अपना इनवॉइस पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, ई साइन कर सकते हैं और पर्पस कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सुविधा के लिहाज से ये एक बड़ा कदम है, ब्रांच जाने का झंझट खत्म। बिल्कुल। लेकिन वो जो एक मानसिक तनाव होता है पैसे के बीच रास्ते में गायब हो जाने का, उसका क्या? वो कैसे? क्योंकि जब आप विदेश से पैसा मंगाते हैं तो भेजने वाला कहता है कि मैंने तो कल ही भेज दिया, जी। और यहाँ आपका बैंक कहता है कि हमें अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। उस ब्लैक बॉक्स वाली स्थिति का समाधान कैसे होगा? यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और दिशा निर्देशों में असल गेम चेंजर सिर्फ वो डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि तत्काल अलर्ट का अनिवार्य नियम है। इमीडिएट अलर्ट्स। हाँ, इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है कि ग्राहकों का बैंकों पर भरोसा कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? आरबीआई ने इस अविश्वास को खत्म करने के लिए साफ कहा है कि जैसे ही विदेशी बैंक से भारतीय बैंक के पास पैसे आने का कोई भी स्विफ्ट मैसेज पहुंचता है, तो बैंक को उसी वक्त बिना किसी देरी के ग्राहक को एक एसएमएस या ईमेल अलर्ट भेजना होगा। अच्छा, मतलब अब बैंक उस जानकारी को दबाकर नहीं बैठ सकते? बिल्कुल नहीं, जब तक कि वे खुद उस पर कोई कार्रवाई न कर ले। जी। और सबसे बड़ी बात, इस नियम में एक बहुत ही बारीक लेकिन अहम विवरण है। वो क्या? अगर ये सूचना बैंक के काम के घंटों के बाद आती है, मान लीजिए अमेरिका से पैसा भेजा गया और भारत में रात के 2 बज रहे हैं। हाँ, क्योंकि टाइम जोन का तो फर्क है ही। तो जैसे ही बैंक का अगला कार्य दिवस शुरू होगा, यानी सुबह बैंक खुलते ही सबसे पहला काम उस ग्राहक को अलर्ट भेजना होगा। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज हम किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर कोई सामान ऑर्डर करते हैं। एकदम सही। हमें हर कदम का नोटिफिकेशन मिलता है कि आइटम पैक हो गया है, शिप हो गया है, हब में पहुंच गया है और डिलीवरी के लिए निकल चुका है। बिल्कुल। ये पारदर्शिता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जैसे ही संदेश बैंक तक पहुंचेगा, ग्राहक को पता चल जाएगा। अब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पैसा भेजने वाले ने भेजा भी है या नहीं, या वो पैसा अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में कहीं खो तो नहीं गया। हाँ, वो जो ब्लैक बॉक्स था वो पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएगा। और यही इस पूरी पहल का सबसे बड़ा मानवीय पहलू है। एक तरफ हमारे पास एसटीपी और 1 घंटे की रिकंसिलिएशन जैसी जटिल तकनीकें हैं, और दूसरी तरफ एक साधारण सा एसएमएस अलर्ट है जो किसी भी इंसान को मानसिक सुकून देता है। बिल्कुल सही कहा। एक छोटा कारोबारी जिसका सारा व्यापार उस विदेशी पेमेंट पर टिका है, या कोई व्यक्ति जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए विदेश से मदद का इंतजार कर रहा है, उनके लिए एक दिन का इंतजार खत्म होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये पता होना कि पैसा सुरक्षित पहुंच गया है एक बहुत बड़ा मानसिक संबल है। तकनीकी बदलाव असल में मानवीय राहत लेकर आ रहा है। जी। ये चर्चा सच में बहुत आंखें खोलने वाली रही है। बैंकिंग के बैकएंड से लेकर फ्रंट एंड तक कैसे बदलाव हो रहे हैं, ये समझना बहुत दिलचस्प था। मुझे भी बहुत मजा आया इसे डिकोड करने में। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आरबीआई के इन नए दिशा निर्देशों के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है गति, जो स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग और हर घंटे नॉस्ट्रो खातों के मिलान से आ रही है। राइट। दूसरा है सुरक्षा, जो जोखिम आधारित मूल्यांकन और फैमा नियमों के सख्त पालन पर टिकी है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे खतरे न पनप सकें। बिल्कुल। और तीसरा सबसे अहम स्तंभ है पारदर्शिता, जो ग्राहकों को मिलने वाले तत्काल अलर्ट्स और डिजिटल इंटरफेस के जरिए सुनिश्चित की जा रही है। आपने पूरी चर्चा का बहुत ही सटीक सारांश निकाला है। जब हम अक्सर वित्तीय नीतियों और आरबीआई के सर्कुलर के बारे में पढ़ते हैं तो वे बहुत शुष्क और तकनीकी लगते हैं। हाँ, उबाऊ लगते हैं। लेकिन जब आप उनका इस तरह से विश्लेषण करते हैं तो समझ में आता है कि कैसे ये जटिल नियम सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को तेज करने और आम जिंदगी को आसान बनाने के लिए बनाए जाते हैं। यह भारतीय बैंकिंग को भविष्य के लिए तैयार करने का एक ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस गहन चर्चा के अंतिम मोड़ पर मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ जो भविष्य की एक झलक पेश करता है। जी बताइए। आज हमने देखा कि कैसे आरबीआई अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए ऑटोमेशन और लगभग रियल टाइम प्रोसेसिंग लागू कर रहा है। अगर ये गति और ये 24 घंटे काम करने वाला सिस्टम नया स्टैंडर्ड बन रहा है, तो क्या पारंपरिक बैंकों के पुराने सिस्टम पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां बैंकिंग आवर्स या बैंक के काम के घंटे जैसा कोई शब्द इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा? हो सकता है।
जब सिस्टम 24 घंटे काम कर रहा है, मशीनें रिस्क असेसमेंट कर रही हैं, तो भविष्य में शायद दुनिया के किसी भी कोने से पैसा भेजना उतना ही आसान होगा जितना आज एक टेक्स्ट मैसेज भेजना। और ये बहुत ही क्रांतिकारी होगा। बिल्कुल। ये सोचने पे मजबूर करता है कि कल की बैंकिंग असल में कैसी होगी और क्या राष्ट्रीय सीमाएं धन के प्रवाह के लिए कोई मायने रखेंगी। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।